रिचा अपना माइक म्यूट कीजिए ना आप। रिचा प्रणाम सर। खुश रहो। प्रणाम सर। करो चला, बहुत आवाज आ रहा है। आवाज म्यूट कीजिए तो। प्रणाम सर। खुश रहो।
ओकुन्स लॉ जो है वो हर कमीशन में, इंटरव्यू में सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी रहता है। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी से संबंधित, बेरोजगारी ऐसा बीमारी है ये खत्म होने वाला नहीं है। भारत में तो और बेरोजगारी को प्यार से पाले हुआ है। इतना ज्यादा बेरोजगारी भारत में है उतना पहले कभी नहीं था। कारण जनसंख्या भी है और रोजगार के अवसर में पर्याप्त वृद्धि नहीं होना भी है। ओकुन महोदय जो हैं वो रिसर्च किए, रिसर्च करने में स्टैटिस्टिक्स का मॉडल अपनाया जाता है जिसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन नहीं, हिंदी में बोलते हैं प्रतिगमन रेट। वो बीए में कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ने के लिए रहता है। कोई रिग्रेशन, रिग्रेशन के द्वारा वो रिसर्च करके निकाले, आंकड़ा को डाल के उसको निकाले और पूरे विश्व में इनके बात को स्वीकार किया गया कि जीडीपी और बेरोजगारी के बीच एक निश्चित संबंध। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद और बेरोजगारी के बीच में एक निश्चित संबंध है। तो किस तरह का निश्चित संबंध है? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है? इसी को रिसर्च करके ओकुन महोदय ने लिखा। नाम क्या पड़ गया? ओकुन्स लॉ। पड़ा गौतम? ओकुन्स लॉ। हाँ, कहीं कोई पूछे कि ओकुन्स लॉ क्या है तो ओकुन्स लॉ बतलाता है सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन तथा बेरोजगारी में परिवर्तन, दोनों के परिवर्तन के बीच एक निश्चित संबंध, और निश्चित संबंध का उन्होंने रिग्रेशन के द्वारा एक सूत्र निकाला और उसको टेस्ट करके देखा तो सही पाया। इसलिए ग्रोथ से बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है तो जांचना हो तो कौन सा लॉ लगावेंगे? ओकुन्स लॉ। रिग्रेशन, ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ सर। ऐसा चीज है होने वाला है नहीं। कम से कम आप जब तक परीक्षा दीजिएगा तब तक रहेगा जिंदा। आपके बाल बच्चा के संग हो सकता है बेरोजगारी के बजाय पूर्ण रोजगार हो जाए। अफगानिस्तान पर कौन कब्जा कर लिया? तालिबान। तालिबान सर। ये क्या बतला रहा है? कब्जा करके भी देश बनाया जा सकता है। यस सर। बहुत खतरनाक मॉडल है। यस। रहिएगा, अचानक सवेर में दरवाजा खटखटाएगा दूसरे देश का, कब्जा हो गया। हवाई जहाज पर लटक करके भागने का कोशिश किया है वहाँ। जी सर। टीवी पर देख रहे थे कि जहाज का चक्के पकड़ के उड़ गया और उसको भी नहीं बुझाता कि चक्का बाद में ऊपर जाकर कूद जाता। कैसे चक्का अंदर घुसा वो आगे गिर गिरते हुए भी दिखा रहा। हवाई जहाज के छत पर बैठ गया, जिससे हम लोग के गांव में बस पर चढ़ गया। हम लोग सोचते थे कि हमारे यहाँ बस पर चढ़ता है, अफगानिस्तान में हवाई जहाज पर चढ़ गया। सैकड़ों आदमी उसके छत पर बैठा हुआ है। हवाई जहाज टेकअप हो गया, चलना शुरू हुआ। चलना जब शुरू हुआ तो कितना धक गिरने लगा। अंत में लास्ट में चक्के पकड़ लिया, हवाई जहाज उड़ गया ऊपर। हवाई जहाज जब ऊपर उड़ता है तो चक्का जो है तो लटका रहता है, वो अंदर घुस जाता है। अंदर घुस जाएगा तब पकड़ नहीं पाएगा, हाथ मोड़ा जाएगा, गिर गया।
कब्जा करके देश बनाया जा सकता है। ये नया मॉडल है जो तालिबानी मॉडल का। हम लोग कहते हैं, हम लोग के भी देश जो अंग्रेज जो छोड़ के गया, बंटवारा कर लिया, तीन दो भाग में बांट दिया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान भी बट गया बांग्लादेश में, तो वो लिखित कागज पर बंटवारा हुआ। तालिबान मॉडल क्या हुआ, हुले ले करते हुए छोड़ते हुए आम सिविलियन से डर के मारे उसको बंदूक दिखाएगा, डर गए, सब लूटपाट करके चढ़ गया और राष्ट्रपति के चैम्बर में संसद भवन को कब्जा कर लिया। और संसद भवन बनाया कौन था? तो भारत सरकार। भारतवर्ष संसद बनाया, वहाँ डैम बनाया, खेल के लिए स्टेडियम बनाया। अरबों का निवेश है भारत में, 3 अरब का निवेश। पता है कि ओकुन्स लॉ जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण लॉ विकसित हुआ, जो कहा कि आप ग्रोथ करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन देखिए नजर उठा के कि उससे बेरोजगारी बढ़ रही है कि घट रही है, क्या संबंध है? तभी वो सही ग्रोथ होगा। सुने होइएगा, फ्रांस में क्रांति जब हुई थी तो हजारों लाखों लोग चिल्ला रहा था। रानी निकली बाहर, पूछी कि काहे हल्ला कर रहा है? बोला है कि रोटी नहीं मिल रहा है, रोटी कर रहा है, रोटी नहीं मिल रहा। महारानी बोली कि रोटी नहीं मिल रहा है तो केक खाओ। रोटी नहीं मिल रहा है तो क्या खाओ? केक खाओ। कोई भी कंसेप्ट नहीं है। जब रोटी नहीं है उसको खरीदने का औकात, तो केक कहाँ से खरीदे? तो मार्केट हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इससे कहता है कि बेरोजगारी और घरेलू उत्पाद के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए कुंस महोदय ने रिग्रेशन इक्वेशन का प्रयोग किया। देखिए, कोई भी इक्वेशन बनता है तो उसमें कुछ कांस्टेंट रहता है, उसको रिसर्च करके निकाला जाता है। उन्होंने ओकुन्स लॉ जो है, इक्वेशन होता है डेल्टा अनएम्प्लॉयमेंट, रिग्रेशन इक्वेशन है बीटा। बीटा 0, बीटा 1, ग्रोथ। चूंकि ये इकोनोमेट्रिक्स का चीज है, इकोनोमेट्रिक्स में टर्म ऑलवेज समय लगा रहता है एरर। पूछो कीजिएगा तो कुछ तो एरर हो सकता है। एरर को जो है ग्रीक लेटर से दर्शाते हैं। ग्रीक लेटर उसको अंग्रेजी में ई भी लिख सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल हम लिख दिए हैं, इसकी जगह पर स्मॉल ई भी लिख सकते हैं एरर की।
ग्रीक लेटर में देख के बताइएगा इसका नाम क्या है। इप्सिलॉन है कि क्या नाम है, देख के बताओ तो। बता सरन, ग्रीक लेटर में देख के बताओ। ये जो है बीटा 0, बीटा 1 क्या था, अननोन पैरामीटर्स। अननोन पैरामीटर्स से एस के आंकड़ों पर गमन इप्सिलॉन है सर, है। इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, EPSILON जी, EP SILON, इप्सिलॉन। यस सर। इसलिए हम ओरिजिनल दे रहे हैं। इप्सिलॉन 2-3 बार लिखिएगा, याद याद। ये यस एरर सर, इसके लिए दिया जाता है, एरर के लिए। एरर एरर के लिए आपके कान में कोई एरर हो जाए तो संकेत करो। इस आंकड़ों पर प्रतिगमन समीकरण प्रतिगमन समीकरण का समीकरण को स्थापित किया जाता है। बीटा 0 तथा बीटा 1 का मान वैल्यू प्राप्त किया जाता है। डेल्टा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में परिवर्तन। राइट साइड में ग्रोथ, ग्रोथ होने से अनएम्प्लॉयमेंट में क्या परिवर्तन होता है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब जब ग्रोथ नहीं हो रहा है अनएम्प्लॉयमेंट में क्या परिवर्तन कर पाइए। जो बेरोजगार है बेरोजगार रह जाए। हम लोग के देश में यही हो रहा है। तो वैल्यू प्राप्त किया जाता है। इसी को
कौन सी इक्वेशन, वो कौन सी इक्वेशन कहते हैं? अब देखिए हम लोग बनाए हैं डेल्टा बराबर का 0 का 1 और अब देखिए ये इक्वेशन जो आपको आ रहा है, बीटा 0 इक्वेशन जो है जीरो पॉइंट का 0.83 ये एक्चुअल रिसर्च का है उनका आउटपुट का। और उसके बाद आता है माइनस, प्लस बीटा 1 है, उत्तर आता है माइनस 1.77 ग्रोथ प्लस इप्सिलॉन। कौन सा कौन नियम से स्थापित हुआ? हुआ वो कौन नियम बताता है कि अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें स्थिर रहे तब ग्रोथ दर ग्रोथ दर अगर 1% बढ़ता है तब व्यवस्था में
1.77। प्रतिशत बेरोजगारी दर घट जाने की संभावना है। 1.77% बेरोजगारी दर घट जाने की संभावना है। को लॉ कहा जाता है। और जितना भी आंकड़ा आपका है उसको डाल दीजिए। आंकड़ा जब डालिएगा तो मान लीजिए यही आंकड़ा सब है, आंकड़ा पूरा छिपराया हुआ है, तो आंकड़े के आधार पर सर्च करने के बाद एक ट्रेंड निकलता है। इसी को क्या कहते हैं? प्रतिगमन और यहाँ जो रेखा निकला का एम्प्लॉयमेंट बराबर 0.83 माइनस 1.77 है इधर उधर। और देश अपना आंकड़ा डाल के साल का आंकड़ा डालते चले जाइए, डाल करके कंप्यूटर पर डालिएगा यू मने अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब क्या हो गया? बेरोजगारी
जारी देश में ग्रोथ का फलन है। की फंक्शन और क्या निष्कर्ष निकला? फ्रीज होगा अब डिक्रीज क्या हो जाएगा? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, 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 इमीडिएटली अनएम्प्लॉयमेंट, निष्कर्ष क्या निकलता है? अगर बेरोजगारी दूर करना है तो क्या बढ़ाना चाहिए? जीडीपी, जीडीपी बढ़ाना चाहिए। में वृद्धि कर बेरोजगारी में कमी की है। 1% पर बेरोजगारी में 1.77% कमी 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 किया जाए। किया जा सकता है। बात समझे गौतम? जी सर। तो जितना भी साइबर कैफे में आईएएस का तैयारी कर रहा है दिल्ली में, उससे पूछोगे कि व्हाट इज योर कोर्स लॉ, हमको बताओगे, उसे कहो वो जवाब दे पाए। इतना महत्वपूर्ण मॉडल है, मॉडल जो है इतना महत्वपूर्ण है, जो बतलाता है कि आप लाख पैसा रुपया बांटिए, डायरेक्ट पेमेंट कीजिए आम जनता को, लेकिन रोजगार आप नहीं बढ़ा सकते, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकते। बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जीडीपी में वृद्धि किया जाना चाहिए। जीडीपी। जी चाइना में बेरोजगारी नहीं है क्योंकि उसका जीडीपी 16%, 12%, 14% पर रहता है। यस आप लोग का कोई जिंदगी में भी उस रेट पर नहीं रहा है 70 साल, कभी कभी 60% तक पहुंचा था, लेकिन आराम से पिट गिर। जी सर। एवरेज निकालिएगा तो आजादी के बाद 30-35 साल तक के लिए 3.5% ग्रोथ था, इसको हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। जी क्या कहते हैं? हिंदू ग्रोथ रेट। तो पूछ दे कि भाई हिंदू ग्रोथ रेट, कहीं नहीं समझिएगा कि हिंदू कितना बड़ा जनसंख्या। कंपटीशन में पूछता है ये का मतलब होगा भारतवर्ष में आजादी के बाद लगातार 40 वर्षों तक औसत ग्रोथ रेट था 3.5%। ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बैल रहते तो गाड़ी पर करे थे।
आजादी के बाद 40 साल तक ले एवरेज लिया गया 3.5% ग्रोथ रेट। इससे कहां से बेरोजगारी दूर होगी? पॉपुलेशन तेजी से भाग रहा है। जी सर। पॉपुलेशन जो है 40 करोड़ से हो गया 125 करोड़ 130 करोड़। हम लोग का ग्रोथ रेट 12-14% पर पहुंचेगा तब जाके बेरोजगारी घटेगी। Yes. इस प्रकार वो कुंस लॉ जो है ग्रोथ रेट और बेरोजगारी के बीच के संबंध बतलाती है। कुंस महोदय कहते हैं कि बेरोजगारी देश में ग्रोथ का फलन है। बेरोजगारी देश में ग्रोथ का फलन। बीपीएससी में सफलता जो है वो आपके अध्ययन का फलन। जी सर। उसमें कहता है कि सर गेस बताइए। बीपीएससी में क्वेश्चन आउट रहता है, इससे सिलेबस तक की है। आप क्वेश्चन देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि पिछला बार अगर IBRD आया तो इस बार IMF आएगा। पिछला बार अगर एक्सचेंज रेट आया तो इस बार बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा। पिछला बार मौद्रिक नीति आई है, इस बार राजकोषीय नीति आई। आउट है, लेकिन मानिएगा नहीं। तो मान करके उसको अभ्यास कर लिया गया, वहां पकड़ा गया। क्वेश्चन सेट करने का भी नियम होता है ना। कुछ भी पूछेगा, मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति में एगो उसको पूछना है, विनिमय दर और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एगो पूछना है, भूमि सुधार हरित क्रांति में एगो पूछना है। गरीबी और बेरोजगारी में एगो पूछना है। इस बार गरीबी आया है तो अगला बार बेरोजगारी आया, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी दोनों सहोदर भाई है। गरीबी हटेगी तो बेरोजगारी हट जाएगी। बहु क्वेश्चन आपको पकड़ा जाएगा जो आप लिखना चाहते हैं। इसलिए परीक्षा का तैयारी टेक्निक पढ़ाई जो है वो सब पढ़ मिलिट्री मैन जो होता है शरीर के हर अंग के पास वो चूड़ा बांधे रहता है। तब चिन्हा जाएगा तो पैर में चूड़ा निकाले लोग। इस तरीके से आपको सब पूरा पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन घर में अभ्यास कीजिए, बहु वहां आप लिख सकते। हम पढ़ाने में रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी पढ़ाए, रिबिल्ड प्रेफरेंस पढ़ाए। वो था वो कहा कि सर ये सब आएगा, कुछ नहीं बोले, यही दोनों आ गए। पढ़ाने से लड़के को लाभ होता है, कंसेप्शन क्लियर रहने से इंटरव्यू अच्छा जाता है, फाइनली सिलेक्ट हो जाता है, स्टूडेंट सिलेक्ट हो गया। यही टेक्निक
टेक्निक को अपनाइएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। दिन 20 पेज 25 पेज बिना देखे हुए लिख, आस्पेंस रहेगा, मेमोरी तय होगा, स्पीड बढ़ेगा, सक्सेस हो। सर क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करता है सर? ये जो अभी चाइना डिजिटल युआन लाया है अभी क्रिप्टो करेंसी, सर ये मतलब आभासी मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा है, पर ये काम कैसे करता है सर, नहीं समझ में आता है। ये वो खरीदने चल जाओ ना भाई, बिटकॉइन है वो खरीदो, सब पता चल जाए। बिटकॉइन है वो खरीदोगी, क्या आवाज आ रहा है? बिटकॉइन को किसी भी जो मैगजीन है ना उसे पढ़ लो और उतने भर नॉलेज चाहिए। ये हम लोग का जो करेंसी है उसको बर्बाद करने का एक तरीका है। देश के करेंसी को बर्बाद करने के लिए इंटरनेशनल करेंसी को जन्म दिया है, जो कि केवल इंटरनेट से होता है, तो वही भारत में इलीगल है। जी सर, भारत में सर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है सर। उसी का एक टॉपिक पढ़ रहे थे सर, क्रिप्टो करेंसी पढ़ रहे थे, और जुलाई 2021 में अल सल्वाडोर जो एक पहला देश है वो क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता दिया है। तो सर वही समझ में नहीं आ रहा था कि ये काम करता कैसे है। खरीदोगी तब ना पता चलेगा। तो क्या है, 5 लाख रुपया उसको दो, तुमको एगो दे देगा क्रिप्टो करेंसी। क्या शेयर की तरह करता है सर? और क्या, इस तरह से शेयर बिकता है। जी तुम शेयर खरीदे हुई हो? नहीं सर। पहले देसी से शुरू करो ना, उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी जी फिर कुछ नहीं रहेगा, केवल तुमको सिंबॉलिक रहेगा। करोड़ों अरबों रुपया जो है वो एक क्षण में एक जगह से दूसरी जगह चला। क्रिप्टो करेंसी से कार खरीदता है, सब इलीगल है। ये सब जो है अभी का जो कंप्यूटर सिस्टम है, जी वो रिजर्व बैंक का जो मोनोपोली है नोट छापने का, उसको बर्बाद करने का तरीका। अब क्रिप्टो करेंसी से ही देश का सब सामान बिकने लगेगा, तो रिजर्व बैंक का रुपया का क्या उपयोग होगा? जी सर। वैसे जब जरूरत होगा तो क्रिप्टो करेंसी आरबीआई ही निकालेगी, अगर वो ओके हो गया तो। ऐसा नहीं है, ये सब नया तरीका है देश को बर्बाद करने। जी सर, इससे तो आरबीआई सर, आरबीआई का पावर ही खत्म हो जाएगा फिर। तो पावर खत्म हो जाएगा तो मनी खत्म हो जाएगा। जी सर। अदृश्य मनी लेके आप कीजिएगा क्या? जी सर। अरे यहाँ इसकी कोई मान्यता नहीं है, ये काम करना गैर कानूनी है। और जुआ खेलने से कोई आदमी धनवान होता है? नहीं सर। तो घर धनवान जुआ खेलता है। धनवान आदमी है, क्लब में जाता है तो क्या करता है? जी सर। जुआ खेलते समय में वो रुपया नहीं लेता है, कॉइन नहीं लेता है, वो उसको गोटी देता है। 10,000 लाल गोटी है, इस तरह का कचकड़ा का देता है। रुपया वहां जमा हो गया, तब कचकड़ा वाला ले आया। अब खेलने वाला जान रहा है कि 10,000 है, जी सर।
आर्टिफिशियल करेंसी हो गया कि नहीं हो? जी सर। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी जो आर्टिफिशियल करेंसी, जिसको कोई आरबीआई से मतलब नहीं, आरबीआई से मतलब नहीं है तो इलीगल है। जी सर। और जो देश तुमको ओके किया है तो वो देश तालिबानी कंट्री के तरह का हो, जाके राष्ट्रपति भवन में घुस। जी सर। सर चाइना भी डिजिटल युआन ले आया है सर। है? चाइना भी सर डिजिटल युआन लाया है। चाइना बोल रहा है ना कि डिजिटल युआन हमारा है। जी सर। डिजिटल करेंसी बनाना दूसरी बात, अच्छा। तो करेंसी जो है वो प्राइवेट तौर पर चला रहा है ना। ओ जी जी सर, समझ गए सर। ऐसा नहीं कि सब गाना उन्हें बेच के खरीद लेना। सावधान। नहीं सर, नहीं खरीदेंगे, अब समझ गए सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।